I am Smita Agrawal and welcome on my channel Knowledge Seekers of Economics. फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियोस में इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टैग्नेंट थी हमारी इकोनॉमी पहले, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उसको डेवलप करने के लिए 3 एरियाज में फोकस किया गया था: एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रेड पॉलिसी, मतलब फॉरेन ट्रेड पे फोकस किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको जानना है, आई विल डिस्क्राइब इन दी, मैं लिंक दे दूंगी, यू कैन सी इन दैट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे भी फोकस किया था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली क्यों? फॉरेन ट्रेड बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे हमारा वर्ल्ड ट्रेड में शेयर बहुत ही कम था। इंडिया का शेयर नियर अबाउट ओनली 1.78% था, जो कि बहुत कम था। तो यहाँ भी हमको फोकस करना था और हमारी ट्रेड पॉलिसी ऐसी थी, हम फोकस कर रहे थे कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी पॉलिसी को एक और नाम दिया गया था, दैट इज द, या इसको हम बोल सकते हैं इट वॉज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड मतलब हम डोमेस्टिक ट्रेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। और इसमें एक और वर्ड लिखा है मैंने, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होता क्या है? इट इज जस्ट रिप्लेसिंग मेनी ऑफ द इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब एक सिंपल बात, अगर कोई चीज की डिमांड है और वो अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस की जा सकती है, तो उसको इम्पोर्ट नहीं करना है, उसको हम हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इम्पोर्ट को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिया आपकी बुक में भी, अगर कोई ऑटोमोबाइल या बाइक या व्हीकल कोई हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करके हो सकता है, तो हमें वो इम्पोर्ट नहीं करना, हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना है। देन ये क्यों बनाई गई थी, क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को? बेसिकली मैंने बात किया क्यों कि हमें हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना था, किससे? फॉरेन कॉम्पिटिशन से। ये फैक्ट है कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्रीज से कॉम्पीट नहीं कर पा रही, तो उनको कहीं ना कहीं हमको बचाना है, तो उसके लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी करती। दूसरी बात, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो जा रहे थे, वेस्ट हो रहे थे, ड्रेन हो रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे? इम्पोर्ट में, और हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे थे हमारे, उसको बचाए रखने के लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट की। दूसरी, हमारे इकोनॉमिक्स चाह रहे थे हम सेल्फ रिलायंट रहें, हम अपने आप ही हमारे रिसोर्सेज से हम प्रोडक्शन करें, उससे हमारी डिमांड फुलफिल करें। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी बेसिकली इन 3 रीजंस के कारण अडॉप्ट की गई। अब हम बात करते हैं ये नेक्स्ट, कैसे ये इम्पोर्ट प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है फ्रॉम द इम्पोर्ट्स। अब इसमें 2 तरीके हमारी बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं, एनसीईआरटी बुक में 2 तरीके से इम्पोर्ट पे कंट्रोल किया जा सकता है या इम्पोर्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, दैट इज टैरिफ्स एंड कोटा। टैरिफ क्या होता है? सिंपल, टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे हैं उन पर टैक्स चार्ज करना, तो इससे क्या होगा? इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो लोग उनको उतना नहीं खरीदेंगे। देन टैक्स ऑन दी कोटास क्या होता है? टैक्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। एक लिमिट से ज्यादा, एक लिमिट फिक्स कर देंगे, इतनी ही इम्पोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो उस पर चार्ज लगेगा, टैक्स लगेगा। इन 2 से इम्पोर्ट पे कंट्रोल किया जा सकता था, इम्पोर्ट को रिड्यूस किया जा सकता था, एंड दीज वर द 2 फॉर्म्स और मेथड्स। देन ये तो सारा हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज का था। अब आज हम इस लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पास की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वो कितनी उनके इफेक्ट्स क्या है। तो ये इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स में भी और नेगेटिव पॉइंट्स में भी। सबसे पहला इफेक्ट अगर हम बात करते हैं इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो ये सारे बेनिफिट्स की बात कर रही हूँ। पहला दिया है प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी। जो ये पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, तो इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ग्रोथ हुआ। हम माने तो इनका इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। 1950-51 में सिर्फ 11.8% था, फिर 1991 में वो कंट्रीब्यूशन 24.6 हुआ। और इसका अगर मैं मानूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का या इंडस्ट्रीज का एनुअल ग्रोथ रेट, इट वाज नियर अबाउट 6% at that time. From this duration 50 से is
90 के टाइम पे हमारी एनुअल ग्रोथ रेट 6% थी। दूसरा, अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट है तो वेल डाइवर्सिफाइड। अब हमने बात की थी 50s के टाइम पे, 1950s के टाइम पे हमारे नाम की इंडस्ट्रीज थी, कॉटन, टेक्सटाइल और जूट, उसके अलावा इंडस्ट्रीज नहीं थी। लेकिन ऐसी पॉलिसीज पास की गई कि हमारी इंडस्ट्रीज बाकी के भी प्रोडक्ट्स में सेटअप हो, बाकी के प्रोडक्ट्स भी हमारे मैन्युफैक्चर होने लगे इंडस्ट्रीज के थ्रू, और बहुत सारे रेंज के कंज्यूमर गुड्स हम प्रोड्यूस करने लगे। देन नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमको मालूम है कम इन्वेस्टमेंट में से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बनाई गई SSI के फेवर में, तो कई लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम था वो स्टार्ट करने लगे, और ऑब्वियस है SSI से कई हद तक बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो गई, क्योंकि SSI हम डिस्कस कर चुके हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे वर्क करता है। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ये जो पॉलिसीज बनाई गई थी ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज उनके आगे सर्वाइव नहीं कर पाती। तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाए गए, पॉलिसी बनाई गई, इससे जो है इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर लो, ऑटोमोबाइल बात कर लो, ये अपने आप डेवलप हुई, क्योंकि उतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन कंपटीशन नहीं आया, फॉरेन कंपटीशन उस टाइम पे इतना नहीं था, तो ये सर्वाइव हुई, इतनी कॉम्पिटिटिव हुई कि आगे जाके ये सारा फेस कर सके। लेकिन इसके अगर मैं बात करूं कंपटीशन ना होने के दो ड्रॉबैक्स हुए। एक तो कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड थी, ये वाली जो पॉलिसीज थी, हाँ मैं मानती हूँ बेनिफिट्स थी, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे कि हम हमारी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है, और उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर इससे नुकसान क्या होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है कि कुछ भी क्वालिटी का और किसी भी प्राइस पे सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, और डिमांड तो है, तो कंज्यूमर को हाई प्राइस पे और डिग्रेडेड क्वालिटी पे भी ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। हमने पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बेनिफिट्स डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बैड इम्पैक्ट, क्या बुरा असर रहा होगा। पहला दिया है इसमें जैसे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स के पे इन पब्लिक सेक्टर की वजह से कुछ बैड इम्पैक्ट रहा इकोनॉमी पे इन पॉलिसीज का। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ने काफी टाइम तक मोनोपोली बनाए रखी, दैट इज द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर। बहुत सारे इवन नॉन एसेंशियल गुड्स में, एसेंशियल में तो हम मान सकते हैं कि वो प्रॉफिट की वजह से नहीं या आम जनता की नीड के हिसाब से प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन काफी टाइम तक नॉन एसेंशियल गुड्स में भी पब्लिक सेक्टर ने मोनोपोली बनाई। जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में मोनोपोली रही 1990 तक। ब्रेड, मॉडर्न ब्रेड जो है कि बेसिकली एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, तो टेलीकम्युनिकेशन रहा, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, काफी टाइम तक एप्लीकेशन देके वेट करना पड़ता था नंबर के लिए, और बहुत सारे इश्यूज होते थे, तो ये उन्होंने, और ये सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे। फिर काफी टाइम तक इकोनॉमी उस टाइम पे डिस्टिंक्शन, या हमारे पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट डिस्टिंक्शन ही नहीं कर पाए कि किन चीजों में सिर्फ पब्लिक सेक्टर को रहना और किन चीजों में प्राइवेट को भी रहना है। जैसे दे कांट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बाय द पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले व्हाट अलोन दे कैन प्रोड्यूस। अब काफी ऐसी चीजें थी कि हाँ ठीक है, मानते हैं डिफेंस है, उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑपरेट कर रहा है। रेलवे में काफी चीजों में कि पब्लिक सेक्टर ही ऑपरेट करता रहा, हालांकि प्राइवेट भी इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन नहीं भी। और कई चीजों में जो प्राइवेट कर सकता था वहां भी गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस दिखाया, जैसे होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। होटल उस टाइम पे प्राइवेट की हैं तो पब्लिक की भी होंगी, तो गवर्नमेंट जब पब्लिक सेक्टर या ओवर बर्डन होगा तो अच्छे से फैसिलिटीज या मैनेजमेंट कैसे करेगा, ये सारी प्रॉब्लम थी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस। उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, आज भी मानते पॉलिटिशियन के कंट्रोल में रहती है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इवन क्या प्रॉब्लम रहता है कि वो लॉस में जाने के बाद भी पॉलिटिशियन के प्रेशर में रहकर उनको वो सेक्टर एंटरप्राइजेस कंटिन्यू रखनी पड़ती है, वो बंद नहीं कर सकते। अब आप समझिए कि अगर वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉस में जा रही है उसके बाद भी कंटिन्यू, तो दैट इज टोटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर यही बात हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें ना, भले वो उनसे ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ प्रॉफिट में चलती, लेकिन उनका ये क्लियर है कि अगर वो लॉस में जा रही है ना तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस के केस में नहीं था, मीन्स दे आर वेस्टिंग रिसोर्सेज इन मेनी इंडस्ट्रीज।
देन अगर हम बात कर लें दूसरा लाइसेंस जो था, लाइसेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी उसके अगर कुछ बेनिफिट्स भी थे तो ड्रॉबैक्स भी थे। बेनिफिट तो अगर हम सिंपल माने कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को मॉनिटर कर पा रहा था कि वो कहीं अपनी गलत तरीके से बिजनेस तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत थे। जो ये लाइसेंस तक कई जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने मिस यूज किया कि वो लाइसेंस ले लेते थे और अपने ब्रांचेस या फर्म्स बढ़ा लेते थे और इससे वो मिस यूज करते थे। कई बार कोशिश करते थे कि वो कंपटीशन को रोके और यही बेसिकली चल रहा था परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज बेसिकली लाइसेंस उस टाइम भी थोड़ा भी करप्शन था तो लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता था। जिनके कॉन्टैक्ट होते थे पॉलिटिकल लीडर्स से और सबसे उनको लाइसेंस आसानी मिल जाता था। लेकिन कई फर्म्स, छोटी फर्म्स जो कॉम्पिटेंट थी लेकिन लाइसेंस नहीं मिल पाता था, वो काम नहीं कर पाती थी। एक ये मिस यूज किया और दूसरा ये लाइसेंस बहुत लेंथी प्रोसीजर था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, तब जाके ये लाइसेंस मिलता है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द लाइसेंस। देन नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब जब ऑब्वियस है फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगी, बाहर की कंपनीज नहीं आएंगी तो हमारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स को कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो ऑब्वियस है डिमांड तो है, तो वो क्वालिटी भी गिरा सकते हैं और उस बेकार क्वालिटी पे हाई प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और जब डिमांड है, जो कंज्यूमर्स है, उनको इसी क्वालिटी पे और इसी प्राइस पे लेना भी पड़ता है कई बार गुड्स। और दूसरा, जो ये मोनोपोलीज रहती थी और ये कंपटीशन नहीं रहता तो जो एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, कई बार काफी टाइम तक वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं दे पाए, वैरायटी नहीं बढ़ा पाए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, काफी टाइम तक फिएट और एम्बेसडर ही ये कार चलती रही, नहीं आए जब तक हमको फॉरेन कंपनीज अलाउ नहीं की। देन अगर हम बात करें पूरे एनालिसिस से ये बात समझ में आती है, कई इकोनॉमिक्स कहते हैं माना कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इतना प्रॉफिट नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेसिकली वेलफेयर के लिए काम करता है, ना सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो पब्लिक सेक्टर को एनालाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज कितनी ज्यादा उन्होंने की है, ना सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड और जो पॉलिसीज पास की गई थी उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक माइंड मैप बनाया है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 तक के जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर हैं। यू कैन गो थ्रू इट, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम क्या डेवलपमेंट के लिए किन 3 बातों के लिए फोकस किया गया था, वो सारा डिस्कशन किया है। सो जस्ट यू कैन जॉट डाउन दिस। आप अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो, आपको लगा कि उससे कुछ नॉलेज मिला है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।